नेहा और विजय की नई नई शादी हुई है। दोनों बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। सुबह होते ही नेहा जाग गई और उसने बड़े प्यार से विजय को जगाया। गुड मॉर्निंग बेबी, चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी आना है। मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। क्या तुम भी बोरिंग सी बात कर रही हो? हमारी नई नई शादी हुई है। तुम घूमने फिरने की बजाय ये घर के कामों में लग गई। घर के कामों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बहाने मत बनाओ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। विजय अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम गया और ब्रश करने लगा। ब्रश करते करते उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गया। नेहा, नेहा, नेहा! विजय की आवाज सुनते ही नेहा दौड़ती हुई विजय के पास आई। विजय, विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नेहा ने घबराते हुए डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, मैं नेहा जैन बात कर रही हूँ। विजय की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर विजय के घर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेथ हो चुकी थी और नेहा उसके बगल में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। मैं डॉक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ। आप प्लीज डिवाइन हाउस में आ सकते हैं? एक इमरजेंसी है। यहाँ अभी अभी मिस्टर विजय की मौत हुई है। ओके, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से विजय के घर पहुंचे। क्या हुआ था इन्हें? पता नहीं सर, अचानक से इनके सीने में दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। विजय की डेथ के बाद नेहा बहुत अपसेट रहने लगी। विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक दिन जब नेहा चाय पी रही थी तो उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी। आज पेपर में बिजनेसमैन रंजन की न्यूज दिखाई दी, जो करोड़ों का मालिक था और एक पेंटिंग का एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए वो मुंबई शहर में आने वाला था। न्यूज पढ़कर नेहा ने एक हल्की सी स्माइल दी और 2 दिन बाद नेहा उसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में गई जहां रंजन आने वाला था। थोड़ी देर बाद रंजन भी वहां आ गया। रंजन पेंटिंग को देख रहा था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। रंजन पेंटिंग देख ही रहा था कि उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा एक टेबल के पास चेयर पर बैठी थी। नेहा को देखकर रंजन उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद रंजन नेहा के पास गया। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने सिर हिलाते हुए हाँ बोला। रंजन नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा विजय की आंखों से ओझल हो गई। रंजन एग्जीबिशन खत्म करके अपनी गाड़ी से वापस जा ही रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने नेहा आ गई और गिर गई। रंजन ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो नेहा थी। नेहा जो बेहोश पड़ी थी। रंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो नेहा को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो वो नई जगह पर थी। वो बेड से उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रंजन वहां कॉफी लेकर आया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम यहाँ? और मैं कहाँ हूँ? और मैं यहाँ कैसे आई? तुम ये क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? अरे धीरे धीरे, इतने सारे सवालों के जवाब देते देते तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। रंजन और नेहा ने कॉफी पी और रंजन नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर गया। ऐसे ही रंजन और नेहा में दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे रंजन को नेहा पसंद आने लगी। वो दोस्ती के नाम पर उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दिन जब रंजन नेहा के घर आया था और नेहा से बात कर रहा था, तभी वहां चित्रा आ गई। चित्रा विजय की सगी बहन थी जो अमेरिका में थी। विजय की मौत के बाद वो नेहा से मिलने आई थी। उसके बाद रंजन वहां से चला गया। नेहा और चित्रा विजय को याद करके रोने लगे। अगले दिन रंजन फिर से नेहा को मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि चित्रा पेंटिंग कर रही है। रंजन चित्रा के पास गया और उससे बात करने लगा। आपको पेंटिंग आती है? आपको पेंटिंग करना पसंद है? हाँ,
मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और इसी सिलसिले में मैं अमेरिका गई थी। विजय भैया की इच्छा थी कि मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनूं। चित्रा जी, आप तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं। इन पेंटिंग्स को तो एग्जीबिशन में होना चाहिए। चित्रा और रंजन बात कर ही रहे थे कि नेहा वहां पर आ गई। दोनों को बात करते देख नेहा गुस्से में आग बबूला होने लगी। धीरे धीरे चित्रा और रंजन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और नेहा इनसिक्योर फील करने लगी। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी नेहा से मिलने उसके घर गए। मिस नेहा, हमें विजय के बारे में जानकारी चाहिए। क्या विजय को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी? हाँ सर, विजय ने मुझे बताया था कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। ओके। एक दिन चित्रा घर पर नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी वहां रहने के लिए, और इसी बात का फायदा उठाकर नेहा ने पार्टी के बहाने रंजन को घर पर बुलाया। नेहा अच्छे से तैयार होकर रंजन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद रंजन आ गया। डोरबेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो रंजन नेहा को देखता ही रह गया। नेहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, प्लीज कम। नेहा और रंजन साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी रंजन ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा भी यही चाहती थी कि रंजन उसे प्रपोज करे। नेहा, विल यू मैरी मी? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ शेयर करोगी? रंजन, तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरे पति विजय की 2 महीने पहले ही मौत हुई है और मैं उनके गम से अब तक बाहर नहीं आई हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकता हूँ नेहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। अगले दिन जब चित्रा घर लौटी तो नेहा ने ये बात चित्रा को बताई कि रंजन उससे शादी करना चाहता है। चित्रा ने नेहा से थोड़ी देर बात की। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा ने चित्रा और रंजन को बात करने के लिए बुलाया और उन्हें ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीते ही चित्रा और रंजन को नींद आने लगी। ये क्या हो रहा है? भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मेरा भी सर चकरा रहा है। तुम दोनों ने क्या मुझे पागल समझा है कि तुम मेरे खिलाफ चाल चलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? नेहा ने बताया कि उसे सब पता चल चुका है कि रंजन और चित्रा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और उसे फंसाने के लिए दोनों ने ये प्लान किया था। नेहा ने बताया कि आज सुबह जब चित्रा वॉशरूम गई थी तब नेहा उसके कमरे में गई थी और उसने चित्रा का मोबाइल चेक किया था। तभी उसे चित्रा और रंजन के रिलेशन के बारे में पता चला। लेकिन तुमने भैया को क्यों मारा? वो तो तुमसे प्यार करते थे। पैसों के लिए। मैंने विजय से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और शादी के अगले ही दिन मैंने विजय की टूथपेस्ट में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जो बॉडी में जाते ही हार्ट की नसों को बंद कर देता है और एक ही घंटे में शरीर से उड़ जाता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि मरने वाला आखिर मरा कैसे। सबको यही लगता कि वो हार्ट अटैक था। नेहा के ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स ऑन हो गई और नेहा ने अपने सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को पाया। और अब तक जो चित्रा और रंजन बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो अब ठीक थे। चित्रा नेहा के सामने आई और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारे ऊपर मुझे पहले से ही शक था कि भैया की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इसीलिए मैं अमेरिका से वापस आई थी सच जानने के लिए। और उस दिन जब इंस्पेक्टर राठौर को आपने ये बताया कि भैया को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं उसी दिन पुलिस स्टेशन गई थी। सर, मेरे भाई विजय को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखता था। मैं अमेरिका में जरूर थी, लेकिन विजय भैया से मेरी हमेशा बात होती रहती थी। वो बिल्कुल ठीक थे। और नेहा के बारे में मुझे यहाँ आने के बाद एक और बात पता चली है। वो क्या? सर, नेहा की इससे पहले भी 2 शादियां हुई थी और दोनों पति शादी के दूसरे दिन ही हार्ट अटैक से मर गए थे।
अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना सर? ये नेहा बहुत चालाक है, इसके साथ भी हमें चालाकी से पेश आना होगा। चित्रा ने बताया कि इसके बाद जो कुछ भी हुआ, रंजन का प्रपोज करना, नेहा का उस पर शक करना, उसका मोबाइल चेक करना, यहाँ तक कि ड्रिंक पीने का नाटक करना, ये सब उसका एक प्लान था ताकि नेहा अपना गुनाह खुद ब खुद कबूल कर ले। अब चलिए मिस नेहा जी, 3 खून किए हैं आपने, अब तो आपकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। वो तो है कामिनी। थैंक यू सो मच चित्रा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से मेरे भाई को न्याय मिला है। हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब। ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend. कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने ही छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए
तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि। पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है, वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड।
लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो, हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर, कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे ही फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है, मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ ही दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगे मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था, लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी राजेश के मरने के 1 दिन पहले और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं घर पर क्या बोलकर आऊंगी? साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत।
चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना? ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है, क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है, जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है, और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना? लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो, अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी कि श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना? राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर, श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी कल की, और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी, आपको पता है ना अब क्या करना है? जी, अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, ठीक है? जी सर, जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं, और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर, क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर, हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, अरे कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो,
जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर, जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी, आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ, चलिए, इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाए। चलिए, आज मैं आपको खिलाता हूं ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू, गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ, तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब, कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार, लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है, वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर, अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है। और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डेटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ, और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर, आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौर मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर, मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है, और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौर कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौर जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौर जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है। तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद, और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है, और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था।
लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। पापा, आपके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए कम है, आपने किसी को दिए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे मैंने पूरे पीएफ के पैसे निकिता की शादी के लिए रखे थे बेटा। अरे अब क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने यदि किसी को दिए नहीं है तो पैसे कहाँ गए? कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? मैं अभी बैंक जाकर पता लगाता हूँ। मैनेजर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को भी 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? सर आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका अकाउंट चेक करवाता हूँ, सारी बातें पता चल जाएंगी। आइए आइए बैठिए। बैंक मैनेजर अपने लैपटॉप पर अकाउंट नंबर डालकर डिटेल चेक करने लगा। कुछ देर वो ध्यान से लैपटॉप पर देखता है, फिर लैपटॉप ऋतिक की ओर घुमाकर बोला, सर देखिए, आपने 4 बार में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पहले 35,000, फिर 55,000, फिर एक बार 45,000 और फिर ये देखिए आखिरी में 65,000 रुपए। ये देखिए पूरी डिटेल, डेट और टाइम दोनों ही मेंशन है। मैनेजर के लैपटॉप में पूरी डिटेल देखकर ऋतिक का सर घूम गया। आहा, मैं क्या, आपकी बात सही है, मगर मेरे पापा का अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक ही नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट हो कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? इस अकाउंट में तो मोबाइल नंबर लिंक है सर, ये रहा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक ने मोबाइल नंबर देखा तो हैरानी से बोला, सर ये नंबर किसका है? मुझे नहीं पता। वैसे ये नंबर हमारे अकाउंट से कैसे लिंक हुआ? ऋतिक की बात सुनकर मैनेजर भी चकरा गया और बोला, सर लगता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आपको पुलिस के पास जाना होगा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, प्लीज, मेरी बहन की शादी है और हमारे सारे पैसे लूट लिए गए हैं, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। अरे 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 अरे, जरा शांति से बैठो, बैठो बैठो, ये लो पानी पियो, अब पूरी बात आराम से बताओ, क्या होगी बताओ। इंस्पेक्टर राठौर के समझाने पर ऋतिक कुछ देर खामोशी से बैठ जाता है और फिर उसके बाद ऋतिक ने उन्हें सारी बातें अच्छे से बताई। गजब चालबाजी है भाई, पहली बार सुनने में आ रहा है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसके बावजूद भी पैसा अकाउंट से गायब हो गया। वाह, क्या तेज लोग हैं यार। तो भैया ऐसा है कि ये मामला साइबर क्राइम का नहीं बल्कि क्राइम का है। आप एक काम करिए, मुझे वो नंबर दीजिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो गया है, अब यही नंबर इस पूरे खेल से पर्दा उठाएगा। इंस्पेक्टर राठौर के मांगने पर ऋतिक ने वो नंबर इंस्पेक्टर राठौड़ को दे दिया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने कामिनी जी की ओर देखकर वो नंबर उनकी ओर बढ़ा दिया। कामिनी जी ने तुरंत वो नंबर लिया और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उस नंबर के ओनर का पता किया। नंबर एक सब्जी वाले का निकला। राठौड़ कामिनी जी के साथ तुरंत सब्जी वाले के पास पूछताछ के लिए पहुंच गए। हाँ सब्जी वाले भैया, हाँ भाई साहब, महाराज जरा ये नंबर बा तो देखो, ये तुम्हारा है का? है कैसन बात कर रहे हैं बाबूजी, रोड पर सब्जी बेचता हूँ, 2 वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब हो ही जाए वह हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ना हमारे पास कोनो फोन है और ना ही कोई नंबर, अरे ये सब तो अमीरन का चोचला है बाबूजी, हम कहाँ। इंस्पेक्टर राठौड़ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने 2 आदमियों को सब्जी वाले के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने भी आकर बताया कि वो तो बहुत ही गरीब इंसान है, सब्जी वाला अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब इंस्पेक्टर राठौड़ सोच में पड़ गए क्योंकि ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो कामिनी जी, अब सीधा मैनेजर साहब को बुलवाइए आप, अब तो उनसे ही पूछताछ करनी होगी, बुलवाइए। इंस्पेक्टर राठौड़ के बुलाने पर मैनेजर वहां पर आ गए। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
देखिए, आपके बैंक के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, तो उसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मुद्दा ये है साहब, अब इस पूरे कांड में आपके बैंक का अंदर वाला भी कोई शामिल है। क्योंकि अकाउंट किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, लिंक कैसे हो गया मैनेजर साहब? हैं? कैसे हो गई इतनी बड़ी लापरवाही? अब सर मैं मानता हूं कि हमारे स्टाफ से गलती हो गई, मगर प्लीज सर इस बात को यहीं दबा दीजिए, और वरना हमारे बैंक की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके बैंक की बदनामी किसी के जीवन भर की जमा पूंजी से ज्यादा बढ़कर नहीं है मैनेजर साहब। आप जल्द ही अपने बैंक का इंटरनल ऑडिट कीजिए और ऐसे छोटे मोटे खातों में लिंक्ड नंबर की पूरी तरह से जांच कीजिए। आशा है आप हमारी जांच में पूरा सहयोग देंगे ना? सर हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। इसी खुशी में एक और बात सुनिए, आपकी टीम के साथ हमारी टीम लीडर कामिनी जी भी आपके साथ रहेंगी, है ना? कामिनी जी बैंक मैनेजर और एक CA मिलकर बैंक का इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उसने भी अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने तुरंत उसका अकाउंट चेक किया और अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को बताया, तो उस व्यक्ति ने भी साफ मना कर दिया कि ये नंबर उसका नहीं है। अब मैनेजर भी परेशान हो गया था, क्योंकि ये उसके बैंक का दूसरा केस सामने आया था, जिसमें एक और अकाउंट होल्डर के साथ सेम फ्रॉड हुआ। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को इस बारे में बताया। वो नंबर चेक किया गया तो वो नंबर बैंक के प्यून के नाम से रजिस्टर था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर ने जब बैंक के प्यून को बुलाकर पूछताछ की तो वो नंबर उसका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो ये बात साफ है कि इसमें बैंक का कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। क्यों मैनेजर साहब, कहीं आप तो इन सब में शामिल नहीं है? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह मैनेजर साहब वाह, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अब तुरंत आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक नंबर की जांच करिए, वो उसके ओनर के हैं या नहीं है पता करिए आप, और जो मोबाइल नंबर उसके ओनर के नहीं है उस अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दीजिए। और कामिनी जी, आप एक लिस्ट बनाइए जिनके भी अकाउंट से इस 1 साल में पैसे निकाले गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं और कहां से ट्रांसफर हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। इसके अलावा ओ मैनेजर साहब इधर देखिए, आप आपके बैंक के वॉलेट में कब कब चेकिंग होती है और कितने लोग होते हैं वो बताइए आप। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अकाउंट सीज कर दीजिए। अरे मेरे बैंक का नाम खराब हो जाएगा सर। गजब आदमी हो यार आप, आपको आपके नाम की पड़ी है और यहाँ लोगों की मेहनत का पैसा जो खतरे में है उसका क्या? जो पूछा है उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए, आप बताइए। अब देखिए सर, मैं महीने में पहले रविवार को अकेले ही आकर पूरे बैंक को अच्छे से चेक करता हूँ, वॉल्ट और सिक्योरिटी दोनों। और वैसे भी पैसे ना तो वॉल्ट से चोरी हुए हैं ना ही सिक्योरिटी तोड़ के। हाँ वो हमें भी पता है, लेकिन क्राइम को हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। वैसे थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ के कहने पर जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नंबर लिंक थे। ये नंबर भी ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर थे जो कभी मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर सबसे बड़ा सवाल था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जांच के बाद एक पुलिस वाला राठौड़ के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है और उनको देकर चला जाता है, और राठौड़ रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कामिनी जी राठौड़ को परेशान देखकर कहती हैं, सर आपको क्या लगता है इस पूरे वारदात के पीछे किसका हाथ होगा? क्योंकि जो कोई भी है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इतनी सफाई से क्राइम किया है कि कोई क्लू ही नहीं है। कामिनी जी, क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। ये देखिए, इस क्राइम का क्लू ये रहा। कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ ने रिपोर्ट कामिनी जी की ओर बढ़ा दी, जिसे देखते ही कामिनी हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, सर आप कमाल हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? अपना तो ऐसा ही है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी सर, मुझे सब पता है। कहकर कामिनी और राठौड़ दोनों बैंक जाते हैं और वहां काम करने वालों से लेकर मैनेजर को सबको एक कैबिन में बुलवाते हैं। अब ये सब कुछ क्या है सर?
आप मेरे बैंक में हुए क्राइम के क्रिमिनल को तो ढूंढ नहीं रहे, उल्टा आप मेरे बैंक में आकर एम्प्लॉयज को अलग परेशान कर रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका मुजरिम कौन है? आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड? हाँ जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन आपने तो सभी को ऐसे बुलाया जैसे सारे के सारे चोर हैं। आप सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुजरिम आप सब में से ही कोई है। कौन है? आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकाल दूंगा। अरे मासूम गरीबों का पैसा कौन खा रहा है? अरे कौन है तुम लोगों में से? बताओ, आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकालता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आहा, मैनेजर साहब शांत हो जाइए, आप उसको जॉब से निकाल ही नहीं सकते हैं। अरे निकाल सकता हूँ, आप बस एक बार नाम तो बताओ सर उसका। हम आपको उसकी फोटो दिखा देते हैं, फिर आप ही बताना हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ हाँ दिखाओ आप। कामिनी एक फोटो फ्रेम लेकर आती है और मैनेजर को दिखाती है, और उसको देख मैनेजर गुस्से में उस फ्रेम को फेंक देता है और कहता है, ये सब क्या है? आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? असल में कामिनी एक शीशा लेकर आई थी जिसमें मैनेजर खुद को देखकर भड़क जाता है। अब मैनेजर साहब, आप खुद से बताएंगे कि आपने कितने लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, या फिर मैं आपको बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूँ, दिक्कत क्या है। क्राइम करते वक्त मुजरिम खुद को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना समझ ले, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और आपने तो क्या ही कहना है, 2 बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले आपने क्राइम के लिए बैंक के छोटे छोटे ग्राहकों की लिस्ट बनाई जो बैंक में पैसा सेविंग के लिए रखते हैं, साल 6 महीने में एक बार अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या निकालते हैं। उन ग्राहकों के अकाउंट को आपने गरीब लोगों के आधार कार्ड के जरिए कई जाली सिम बनवा ली और उन नंबरों को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दिया, और फिर उन सिम के जरिए पैसा विड्रॉ किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बता रहे हो। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, साबित कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ मैं आपको। अब पहली बात तो ये कि आपने कहा कि हर महीने के पहली संडे आप बैंक आकर सिक्योरिटी और वॉल्ट चेक करते हो, है ना? हाँ, तो इसमें मैं कैसे मुजरिम हुआ? अरे आगे भी तो सुनो मैनेजर साहब, तुम ये रिपोर्ट देखो जहां साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के साथ फ्रॉड हर महीने के पहले संडे को ही हुआ है। और चलो मान लिया कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जिस सर्वर से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो तो आपके बैंक का सर्वर निकला। और संडे वाले दिन जिस दिन आप बैंक आए, उस दिन तो कोई और बैंक आया ही नहीं होगा, तो आपके अलावा सर्वर और कौन इस्तेमाल करेगा? और दूसरी गलती ये कि आपने जो पेमेंट गरीबों के अकाउंट से चोरी की, वो आपने क्या दिमाग लगाया, अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और उसकी डिटेल्स भी इसी रिपोर्ट में है। वाह, गजब दिमाग लगाया। मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, अगर तुम इस मामले में नहीं आते तो। जितनी सफाई से आपने क्राइम किया था उसे देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से पकड़ में आओगे, मगर आपकी एक गलती ने आपको फंसा दिया मैनेजर साहब, हैं? कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ हंस रहे थे और दूसरा पुलिस वाला मैनेजर को पकड़ लेता है। सर, आप कमाल है, इतने छोटे से लूप होल से आपने क्रिमिनल को पकड़ लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है।
कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो न हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से। वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया।
और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मीशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे ये ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा। और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।